Welcome back, my dear students. Welcome to CA Inter Law Revision with me, CA प्रीति अग्रवाल. अब तक हमने कंपनीज एक्ट के काफी सारे चैप्टर्स ऑलरेडी रिवाइज कर लिए हैं. पिछले सेशन में मैंने आपके साथ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला चैप्टर डिस्कस किया था. उसमें मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट जो है वो रजिस्टर्स के बारे में बात करता है, रिटर्न्स के बारे में बात करता है. तो हमने मेंबर्स का रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, फॉरेन रजिस्टर, फिर एनुअल रिटर्न, इन सब के बारे में पढ़ा था. सेकेंड पार्ट जो है वो मैंने बताया था आपको कि मीटिंग्स से रिलेटेड है, कि एनुअल जनरल मीटिंग कैसे बुलाई जाती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, क्लास मीटिंग, मीटिंग बुलाने के लिए नोटिस लगेगा, कोरम क्या होना चाहिए, प्रॉक्सी, ये सब पढ़ेंगे. और नेक्स्ट जो हमारा सेशन है वो थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर होगा और उसमें वी विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट वोटिंग, टाइप्स ऑफ वोटिंग्स एक्सेट्रा, मिनट्स, वो सब के बारे में भी जो मिसलेनियस प्रोविजंस है ना वो सब भी पढ़ेंगे. तो आज का जो हमारा सेशन है वो पूरा मीटिंग्स के ही आजू बाजू घूमने वाला है. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट्स ऑफ अ मीटिंग. देखो, मुझे मीटिंग बुलानी है. अब मैंने ये आपको लास्ट लेक्चर में जो बताया था ना वही इंट्रोडक्शन यहाँ पे भी काम आएगा कि मीटिंग क्यों कर रहे हैं. अभी एक एक को हर एक को कॉल करके तो नहीं पूछ सकते, अरे भाई तू ये डिसीजन लेना है, तेरा क्या मानना है, वेदर यू वोट इन फेवर और अगेंस्ट द रेजोल्यूशन. अगर मेरे पास 10 लाख शेयर होल्डर्स है तो मैं 10 लाख लोगों के पास तो नहीं जा सकती ना. तो इसीलिए लॉ बोलता है कि सबको एक ही जगह पे बुलाओ. सब एक जगह आ जाएंगे, उनको एक्सप्लेन करो कि आपको क्या डिसीजंस लेने हैं, एंड देन यू कैन पास अ रेजोल्यूशन. तो डिसीजन मेकिंग बहुत ही इजी हो जाता है जब सब लोग एक जगह पे आ जाते हैं. तो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड अ मीटिंग. मीटिंग बहुत तरीके की होती है, बोर्ड मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग या फिर मेंबर्स की मीटिंग जैसे एजीएम, ईजीएम, क्लास मीटिंग. सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मीटिंग्स, मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स. लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी और क्लास मीटिंग ही कवर्ड है. चलो, तो मीटिंग मुझे बुलानी है. सबसे पहले क्या करें, लोगों को बताओ भाई मीटिंग है. कैसे बताओगे? नोटिस देके बताओगे. तो यू गिव देम अ नोटिस जिसके प्रोविजंस डिस्कस्ड है सेक्शन 101 में. अच्छा, लोग बहुत सारे सवाल होते हैं. अगर हर एक सवाल, हर एक इंफॉर्मेशन हम उनको मीटिंग में ही देने लगे तो भाई कितना टाइम वेस्ट होगा. तो इसीलिए लॉ बोलता है कि इनको एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेज दो ना. अच्छा, मुझे ये डायरेक्टर अपॉइंट करना है, क्यों अपॉइंट करना है, ये और कौन सी कंपनी में डायरेक्टर है, इसको रेम्यूनरेशन क्या देने वाले हो. तो अगर बोनस शेयर इश्यू करना है या बाय बैक करना है, उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स इनको भेज दो, मीटिंग से पहले ही भेज दो, ताकि ये तैयार आए वेदर दे वांट टू वोट इन फेवर और अगेंस्ट द रेजोल्यूशन. हाँ, फिर लॉ बोलता है कि मीटिंग तो आपने बुला ली, अब आपके 10,000 मेंबर्स हैं, उसमें से 2 ही मीटिंग अटेंड करने आए. नाउ हाउ कैन यू अलाउ 2 पर्सन्स टू टेक डिसीजन फॉर ऑल द मेंबर्स. इसीलिए एक मिनिमम नंबर डिसाइड किया गया है. ये मिनिमम नंबर प्रेजेंट होगा तो मीटिंग आगे बढ़ेगी, वरना पोस्टपोन हो जाएगी, एडजर्न हो जाएगी. इसको बोलते हैं कोरम. कोरम refers to the minimum number of members required to be present to constitute a valid meeting. इसके प्रोविजंस हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 103 में. तो ये एक तरीके की ना समरी हो गई है आपके लिए. अच्छा, मीटिंग में आपको तो पता है ना, जब जितने ज्यादा लोग आएंगे वो उतनी ज्यादा बातें करेंगे और फिर क्या होता है ना, मतलब वो कोई अलग ही ट्रैक पे निकल जाते हैं. तो हम उनको कैसे बोलेंगे, नहीं नहीं भाई सुनो सुनो, इधर आओ, यही डिस्कस करना है, ये सारी बातें मत करो. तो लॉ बोलता है कि कोई एक प्रिसाइडिंग पर्सन होगा, मतलब जो मीटिंग को आगे बढ़ाएगा, दैट पर्सन इज नोन एज अ चेयरमैन. मैं तो मीटिंग अटेंड करने नहीं, मैं करने नहीं जा सकती, मुझे कहीं और जाना है, तो आप किसी को भेज दो. दैट अदर पर्सन इज नोन एज प्रॉक्सी. फिर वोटिंग होगी. हम मेंबर्स को बोलेंगे चलो डिसीजन लेने का टाइम आ गया है, बताओ वेदर यू वांट टू वोट इन फेवर और अगेंस्ट अ रेजोल्यूशन. और फिर बाद में रेजोल्यूशन मतलब डिसीजन पास किया जाएगा. अब हम तो ये सब भूल जाएंगे, हमें कहाँ याद रहने वाला है ये सब. इसीलिए लॉ बोलता है लिख लो, एंड दैट इज नोन एज मिनट्स. तो कल को रेफरेंस देख करना, मुझे अगर रेफर करना पड़ेगा कि वो मीटिंग में क्या डिस्कस किया था, वो पिछले साल जो ये डेट पे मीटिंग हुई थी उसमें क्या डिस्कस किया था, तो मिनट्स हम रेफर कर लेंगे. एंड मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. तो आपकी मर्जी, आपको डॉक्यूमेंट्स फिजिकल फॉर्म में रखने या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने. आजकल तो सब इलेक्ट्रॉनिक ही करते हैं. तो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज गिवन इन सेक्शन 120. तो ये एक तरीके की समरी हो गई कि मीटिंग से रिलेटेड कौन से सेक्शंस इन्वॉल्व है और कौन सा सेक्शन किस चीज के बारे में बात करता है. तो ये आप बाद में लिख लेना. नाउ
एनुअल जनरल मीटिंग, एक टाइम था जब बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे आते थे, लेकिन इंस्टीट्यूट ने अभी ना कम क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिया है एनुअल जनरल मीटिंग पे। तो ये देखो, मैंने एक नोट बनाया है, इसमें वैसे मैंने काफी कुछ इंक्लूड किया है, 2-4 जो पॉइंट्स नहीं इंक्लूड किए वो हम रीड कर लेंगे, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल नो टू राइट एवरीथिंग, क्योंकि कभी कभी पूरा सेंटेंस ही आपको लर्न करना पड़ता है, तो वो हम टेक्स्ट बुक में से पढ़ेंगे। अच्छा, एनुअल जनरल मीटिंग, इसकी जो रिविजन वाले पॉइंट्स है वो क्या है? सबसे पहले तो इट इज हेल्ड जस्ट वंस इन अ कैलेंडर ईयर। कैलेंडर है मतलब जैन टू दिसंबर में एक ही बार आपको ये मीटिंग करनी है। एनुअल है ना, मतलब साल में एक ही बार होगी ना। जनरल का मतलब होता है कि मेंबर्स की मीटिंग होती है। बोर्ड मीटिंग मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। जनरल मतलब ये मेंबर्स की मीटिंग होती है। तो एनुअल मतलब साल में एक ही बार होने वाली है। जनरल मतलब ये मेंबर्स की मीटिंग है ना, तो मेंबर्स एक साल में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? कुछ ऑर्डिनरी बिजनेसेस डिस्कस करने। ये ऑर्डिनरी बिजनेस का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब हर एनुअल जनरल मीटिंग में वो ये डिस्कस करेंगे, और कोई भी कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग हो, ये तो डिस्कस होगा ही होगा। इट्स एन ऑर्डिनरी बिजनेस। ऑर्डिनरी मतलब ये तो डिस्कस होना ही है। आप कोई भी एनुअल जनरल मीटिंग ले लो उस कंपनी की, या कोई भी कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग ले लो। आपने समझा मैंने डिफरेंस है मैंने जो बोला उसमें? मतलब कंपनी ए है, उसकी कोई भी एनुअल जनरल मीटिंग ले लो तो यही डिस्कस होने वाला है। और कोई भी कंपनी की ले लो, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी, कोई भी कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग ले लो, यही डिस्कस होता है। सो इट इज एन ऑर्डिनरी बिजनेस। क्या है वो ऑर्डिनरी बिजनेस? 4 ऑर्डिनरी बिजनेस है। इन 4 को छोड़ के बाकी जो भी है वो स्पेशल बिजनेस माना जाएगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना, बोर्ड्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स एंड फिक्सिंग देयर रेम्यूनरेशन, तो ये ऑर्डिनरी बिजनेस है। इसके अलावा जो भी आप डिस्कस करोगे दैट इज नोन एज स्पेशल बिजनेस। अब ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए जनरली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास की जाएगी। स्पेशल बिजनेस में आपको देखना पड़ेगा कि क्या डिस्कस किया जा रहा है। अगर बोनस की बात हो रही है तो फिर वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आएगा। अगर बायबैक की बात हो रही है तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन आएगी। तो डिपेंड्स कि क्या डिस्कस किया जा रहा है, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करनी है या फिर स्पेशल। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग जो है, इट मस्ट बी हेल्ड विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब 31 मार्च 2026 को अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो उसके 9 मंथ्स के अंदर अंदर मुझे, अरे चलो ये प्रॉपरली लिख देती हूँ। अगर मेरे जो फर्स्ट अगर जो मेरा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च 2026 को खत्म हो रहा है, तो उसके 9 मंथ्स के अंदर अंदर मतलब 30 सितंबर 2026 तक मुझे एनुअल जनरल मीटिंग करनी है। लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट के लिए, सब्सिक्वेंट के लिए मुझे सिर्फ 6 मंथ्स का ही टाइम दिया जाता है। अगर मैंने ये बात कर ली देन इट इज ओके इफ आई होल्ड नो एजीएम इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहां पर है 2025। अब लॉ बोलता है कि हर साल एवरी ईयर आपको एजीएम करनी है। अब 2025 में मैं इनकॉर्पोरेट तो हो गई, लेकिन साल तो खत्म हुआ ही नहीं ना, तो एजीएम कैसे होगी? तो ठीक है, अगर आपने जब साल खत्म हो गया उसके 9 मंथ्स में अगर आपने एजीएम कर ली तो फिर ठीक है, हम मान लेंगे कि एजीएम हो गई है, प्रॉपरली कर लिए फर्स्ट ईयर ऑफ। अगर आप ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में नहीं करते, 2025 में नहीं करते तो चलेगा, क्योंकि एजीएम हर कैलेंडर ईयर में होनी चाहिए ना। सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग की अगर मैं बात करूं, इट मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो सपोज मेरा जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है वो खत्म होता है 31 मार्च 2027, तो उसके 6 मंथ्स के अंदर अंदर मतलब 30 सितंबर, सॉरी मैंने यहां पर सितंबर लिख दिया, ये दिसंबर होगा, ये सितंबर है। तो 9 मंथ्स एक्चुअली दिसंबर में खत्म होते हैं और 6 मंथ्स है वो 30th ऑफ सितंबर। ठीक है नाउ, तो एनुअल जनरल मीटिंग जो है दैट मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स, दैट इज बाय 30th ऑफ सितंबर। ऑलराइट, लेकिन बाकी भी रिक्वायरमेंट्स है, ये सारे ना क्यूमुलेटिव रिक्वायरमेंट्स है। क्यूमुलेटिव मतलब तीनों सेटिस्फाई होने ही चाहिए एट द सेम टाइम। तो मुझे 6 मंथ्स के अंदर अंदर सब्सिक्वेंट, अब ये जो प्रोविजन मैं आपको बता रही हूं ये सब्सिक्वेंट के लिए वैलिड होते हैं। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग मस्ट बी हेल्ड विद इन 9 मंथ्स, मतलब 31 दिसंबर तक होनी ही चाहिए। इसमें कोई एक्सटेंशन भी नहीं मिलता मुझे, क्योंकि अगर एक्सटेंशन दे दिया तो 2025 में तो कोई एजीएम नहीं हुई, क्योंकि वो तो ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन था। 2026 में भी अगर आप एजीएम नहीं करते और एक्सटेंशन ले लेते हो, मतलब कि 2 साल आपने तो एजीएम कर ही नहीं, सीधा जाके 2027 में करोगे, हम ये अलाउ नहीं कर सकते। इसीलिए लॉ बोलता है फर्स्ट एजीएम में तो कोई एक्सटेंशन भी नहीं मिलेगा आपको।
सब्सिक्वेंट में आप 3 महीने का एक्सटेंशन मांग सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर होनी चाहिए। बाकी 2 रिक्वायरमेंट्स क्या है? द गैप बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग मस्ट नॉट बी मोर देन 15 मंथ्स। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? पिछली एजीएम और अभी जो आप सोच रहे हो उसके बीच में 15 मंथ से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। मतलब ये डेट भी मुझे फॉलो करनी है कि 30 सितंबर तक मेरी मीटिंग हो ही जाए, लेकिन मुझे ये भी देखना है कि 2 एजीएम का जो गैप है वो 15 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैम, अगर मान लो ये जो 15 मंथ्स का गैप आप बोल रहे हो वो 30 जून को ही खत्म हो जाता है, 15 मंथ्स, लेकिन मेरे पास तो 30 सितंबर का टाइम है, नहीं कर सकते। सब्सिक्वेंट एजीएम में आपको 30 जून को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि यस वी एग्री कि आपके पास यहां तक का टाइम है, लेकिन दोनों में गैप 15 मंथ से ज्यादा भी तो नहीं होना चाहिए ना। तो अगर 15 मंथ्स 30 जून को खत्म हो रहा है तो आप बस यहीं तक एजीएम कर सकते हो। तो सब्सिक्वेंट एजीएम की डेट हो जाएगी 30 जून, एंड इट मस्ट बी हेल्ड इन एवरी कैलेंडर ईयर। कैलेंडर मतलब जैन टू दिसंबर के बीच में हो जाना चाहिए आपकी एजीएम हो जानी चाहिए, ठीक है। डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ एजीएम, ये भी एक्ट में ही लिखा है कब होनी चाहिए, क्या टाइमिंग में होनी चाहिए। ऑन अ डे दैट इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे, ठीक है। तो नेशनल हॉलीडे में आएगा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि ये नेशनल हॉलीडे, जैसे अभी तक तो फिलहाल रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती, ये 3 ही है जो नेशनल हॉलीडेज माने गए हैं। पहले ना पब्लिक हॉलीडे बोलते थे, लेकिन एक स्टेट में जो पब्लिक हॉलीडे वो दूसरे स्टेट में नहीं भी हो सकता ना। जैसे महाराष्ट्र में अगर शिवाजी जयंती एक पब्लिक हॉलीडे है तो आसाम में वो नहीं भी हो सकती है ना। तो इसीलिए वो पब्लिक हॉलीडे को चेंज करके अमेंड कर दिया था टू नेशनल हॉलीडे। तो नेशनल मतलब कि ये तो पूरे इंडिया में ही हॉलीडे रहेगा ना, वो दिन पे आप एजीएम नहीं कर सकते। हाँ, ईजीएम कर पाओगे लेकिन एजीएम नहीं कर सकते आप, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब 9 to 6 के बीच में आपको करनी है, ये भी एक्ट में ही दिया है टाइमिंग। कहां पर करनी है? रजिस्टर्ड ऑफिस में करनी है या फिर एनी अदर प्लेस बट विद इन द सेम सिटी टाउन विलेज वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। बट अगर आप एक अनलिस्टेड कंपनी हो, ठीक है, आपके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, देन यू कैन कंडक्ट द एनुअल जनरल मीटिंग एट एनी प्लेस। सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट है कि आपको एडवांस में कंसेंट लेना पड़ेगा ऑफ ऑल द मेंबर्स। और ये कंसेंट आप कैसे ले सकते हो? या तो राइटिंग में ले सकते हो या इलेक्ट्रॉनिकली ले सकते हो। तो मैंने जो नोट्स बनाए हैं ना उसको पढ़ने का भी एक तरीका है। ये देखो, एक अनलिस्टेड कंपनी है, इट कैन होल्ड एट एनी प्लेस इन इंडिया प्रोवाइडेड इट ऑब्टेन्स द कंसेंट इन एडवांस ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। कंसेंट कैसे लिया जाएगा? आइदर इन राइटिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप ले सकते हो। तो जब सारे मेंबर्स कंसेंट कर दे, वो भी एडवांस में अपना कंसेंट दे, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये सेम सिटी टाउन विलेज में ही एजीएम करनी है। आप कहीं पे भी एजीएम कर सकते हो, एनी प्लेस इन इंडिया में कर सकते हो। अगर हम गवर्नमेंट कंपनी की बात करें स्टूडेंट्स, मैंने ये ना स्मॉल नोट्स बना के रखे कि इतना ही पढ़ के जाना है आपको, पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर एक गवर्नमेंट कंपनी है या तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस में कर ले या फिर एनी अदर प्लेस बट विद इन द सेम सिटी टाउन विलेज वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड, या फिर एनी अदर प्लेस एज इट इज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये टाइम, प्लेस, डेट, ये जो इंपॉर्टेंट है ना, ये हमको लर्न ही करना है। इस पे केस बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर सेक्शन 96 तो मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ा दिया। सेक्शन 97 क्या बात करता है कि अगर कंपनी ने एजीएम नहीं की, मतलब कंपनी एजीएम बुला ही नहीं रही है, तो फिर ट्रिब्यूनल को हम एप्लीकेशन देंगे कि देखो देखो कंपनी एजीएम नहीं बुला रही है। तो ट्रिब्यूनल या तो उस एप्लीकेशन के बेसिस पे या फिर खुद ही उसको रियलाइज हुआ कि अरे कंपनी ने तो एजीएम करी नहीं, तो वो एक डायरेक्शन भेजता है कि नहीं कंपनी, तुमको तो हर कैलेंडर ईयर में एनुअल जनरल मीटिंग करनी ही करनी है। तो फिर अगर अगर ट्रिब्यूनल से हमको ऑर्डर आता है तो फिर तो एजीएम करनी ही पड़ेगी। आपको पता है यहाँ पर इवन इफ वन मेंबर इज पर्सनली प्रेजेंट ना, या फिर वो प्रॉक्सी भी भेज देगा चलेगा, ट्रिब्यूनल ने बोली है ना, तो एक भी अगर मेंबर आ गया ना तो वो कोरम माना जाएगा एंड द मीटिंग विल बी प्रॉपरली हेल्ड,
ठीक है, वैसे तो हम कोई मिनिमम मेंबर लगते हैं, लेकिन लॉ बोलते हैं इधर एक भी मेंबर आ गया ना तो हम मान लेंगे कि आपका कोरम हो गया, क्योंकि ट्रिब्यूनल ने बुलाई है ना, तो एक भी मेंबर आ गया तो कोरम, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, कोरम नहीं आया, कोरम नहीं आया, ट्रिब्यूनल ने बोली, लेकिन कंपनी बोलेंगे नहीं कोरम ही नहीं आया, कोरम ही नहीं आया, तो फिर मीटिंग पोस्टपोन हो जाएगी। ट्रिब्यूनल बोलते हैं मेरा ऑर्डर तुम मान नहीं रहे हो ना, एक भी मेंबर अगर आ गया ना तो फिर वो कोरम माना जाएगा और मीटिंग हो जाएगी। फिर वो एक पर्सन जो भी डिसीजन लेगा ना वो सारे मेंबर्स को माननी पड़ेगी, वो इट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द मेंबर्स। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस वो सेक्शन 99 में कवर्ड है, वो आप मेरे नोट्स में से बाद में पढ़ लेना, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, इसके भी मैंने नोट्स बना के रखे हैं आपके लिए, क्योंकि मुझे पता है कि रिवीजन टाइम में ये नोट्स ही काम में आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब साल भर तो बिजनेस चलता रहेगा, एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक ही बार होती है, कैन आई वेट फॉर दैट? लॉ बोलते नहीं, वेट तो नहीं कर सकते ना। अब मुझे कोई डिसीजन लेना है 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में लेना, मैं नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग की तो वेट नहीं कर सकती, तो फिर इसीलिए लॉ बोलता है कि ठीक है एक काम करते हैं, मीटिंग बुलाओ, दैट इज नोन एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में बी कॉल्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, जब जरूरत पड़े। आपको नेक्स्ट एजीएम तक वेट नहीं करना है, कोई बात नहीं, आप कभी भी मीटिंग बुला लो। So this meeting is called between 2 annual general meeting. This meeting is known as extraordinary general meeting. Act में कुछ कंपलसरी है नहीं, क्योंकि ये तो जब जरूरत पड़ी तभी आपको बुलानी है मीटिंग। ईजीएम कौन बुलाएगा? या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद बुला लेंगे, मतलब वही डिसाइड करते कि नहीं हमको जरूरत है तो भाई मेंबर्स को बुलाओ, क्योंकि ये पर्टिकुलर रेजोल्यूशन सिर्फ मेंबर्स ही पास कर सकते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद से बुला सकता है। या फिर मेंबर्स बोर्ड को रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेजिशन का मतलब क्या होता है? मेंबर्स बोर्ड को रिक्वेस्ट करते हैं कि देखो हमको ना ये मैनेजिंग डायरेक्टर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, तो इसको निकालो, तुम किसी और को अपॉइंट करो, तो मीटिंग बुलाओ। तो मेंबर्स रिक्वेस्ट करते हैं बोर्ड को, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग बुला लेते हैं। एक मेंबर गया उससे तो कोई काम नहीं होगा, मतलब कंपनी तो मानेगी नहीं। जैसे आप कोई 2 स्टूडेंट्स अगर टीचर के पास छुट्टी मांगने गए तो वो नहीं देगी, लेकिन अगर आप 15-20 स्टूडेंट्स चले गए और टीचर के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो तो टीचर को तो छुट्टी देनी ही पड़ेगी ना। सिमिलरली अगर 2 मेंबर जाते हैं, एक ही मेंबर जाता है, तो कंपनी तो नहीं ना तुम्हारे एक के बोलने पे मीटिंग बुला लेगी, खर्चा होता है इन सब में। तो फिर लॉ बोलते हैं ठीक है एक काम करते हैं, अगर आपके पास शेयर कैपिटल है, यू आर अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, 10% ऑफ द मेंबर्स, मतलब मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 1/10 मतलब 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट्स, अगर इन लोगों से मुझे रिक्वेजिशन आई है तो कंपनी फिर ईजीएम बुलाएगी। अगर मेरे पास तो शेयर कैपिटल है ही नहीं, देन मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, अगर ये लोगों से मुझे रिक्वेजिशन आएगी तो हम मीटिंग बुलाएंगे। अच्छा, रिक्वेजिशन भेजने की भी ना कुछ रिक्वायरमेंट्स है, वो मैंने यहाँ पर लिखी है। रिक्वेजिशन में लिखा होना चाहिए कि आपको मीटिंग में क्या डिस्कस करना है। जैसे मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर को निकालना है तो ठीक है, फिर वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। इट हैज टू बी साइंड बाय ऑल द रिक्वेजिशनर्स, क्योंकि इट शोज ऑथेंटिकेशन। ऐसे नहीं है मैंने 4 लोगों का नाम लिख दिया वहां पर और बोला कि नहीं नहीं अब ये लोगों ने बोला है कि रिक्वेजिशन देनी है, अरे उनका साइन किधर है? सिग्नेचर शोज ऑथेंटिकेशन, साइन तो चाहिए ही हमें, तो सिग्नेचर होना चाहिए। और ये जो रिक्वेजिशन है दैट विल बी डिपॉजिटेड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। अब अगर रिक्वेजिशनिस्ट मतलब जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो खुद ही मीटिंग अटेंड करने नहीं आते, एक तो तुम्हारे बोलने पे मीटिंग हो रही है, तुम खुद ही अटेंड करने नहीं आ रहे हो, आधा घंटा हम वेट करेंगे फॉर लेट कमर्स, फिर भी अगर कोरम मीट नहीं हुआ देन द मीटिंग इज डिसॉल्व। मैम आपने तो बोला था कि कोरम नहीं आता तो मीटिंग एडजर्न हो जाती है। अरे लेकिन ये तो खुद ही रिक्वेजिशन किया था, इन्होंने खुद ही रिक्वेस्ट की थी और बोलो अटेंड करने नहीं आए, तो कोई ये पोस्टपोन वगैरह नहीं होगी, ये डिसॉल्व हो जाएगी। बोर्ड बुलाएगा, अरे मैंने बोर्ड को रिक्वेस्ट किया था लेकिन ये बोर्ड वाले इंटरेस्टेड ही नहीं है, ये लोग ने बुलाई नहीं रिक्वेजिशनिस्ट, तुम खुद भी बुला सकते हो। तो रिक्वेजिशनिस्ट कैन देमसेल्फ कॉल द मीटिंग, तुम खुद ही बुला लो ना मैम, लेकिन इसमें बहुत कुछ खर्चा होता है ना, मीटिंग बुलाओ फिर वहां पे सब अरेंजमेंट्स करनी पड़ती है, लोग आएंगे, खाने पीने का अरेंजमेंट, फिर वो पोडियम बनाए, तुम डायरेक्टर से ले लेना ये, ठीक है। रिक्वेजिशनिस्ट मैंने आपको ये बताया, देखो बोर्ड, ये टाइमलाइन है, इसमें आपको मालूम पड़ जाएगा, टाइमलाइन है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास एक वैलिड रिक्वेजिशन आ गई, बोर्ड तेरे पास जैसे ही वैलिड रिक्वेजिशन आती है ना उसके 21 डेज के अंदर अंदर तेरे को ईजीएम बुलानी ही है, मतलब कॉल करनी है, होल्ड करनी है विद इन 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग द
requisition। मैम इसका क्या मतलब है? मतलब मुझे 21 डेज के अंदर अंदर मीटिंग का नोटिस देना है और 45 डेज के अंदर अंदर मुझे वो मीटिंग कर लेनी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नहीं बुलाई मीटिंग, मतलब रिक्वेस्ट किया था, रिक्वेजिशन भेजी थी हमने, देखो रिक्वेजिशन भेजी थी, अगर वो नहीं करते तो रिक्वेजिशनिस्ट खुद मीटिंग कर सकते हैं। ये देखो, तो बोर्ड को रिक्वेजिशन मिल गई थी, 21 डेज के अंदर अंदर बुलानी चाहिए थी और 45 डेज के अंदर अंदर मीटिंग करनी चाहिए थी, नहीं किया ना इन लोग ने। On your failure, requisitionists can themselves hold the meeting within 3 months of depositing the requisition। मतलब सारी जो टाइमलाइन है वो यहीं से शुरू हो रही है, the day this requisition was filed with the company। ठीक है, तो कंपनी को मैंने बोला था, उन्होंने नहीं बुलाई, तो requisitionist 3 महीने के अंदर अंदर खुद ही मीटिंग कर लेंगे। खर्चा होता है ना, the expenses will be deducted from the remuneration of the defaulting directors। ये बहुत अच्छा प्रोविजन है, इनके रेम्यूनरेशन पे हिट मिलेगा ना इनको, तब जाके ये लोग मीटिंग करेंगे। अच्छा, ईजीएम कहा, फिर ट्रिब्यूनल भी बुला सकता है। ये देखो यहां पर मैंने लिखा है, ट्रिब्यूनल या तो खुद ही कर ले कि नहीं नहीं मीटिंग बुलाओ और ये डिसीजन ले लो। मतलब एप्लीकेशन गई थी ट्रिब्यूनल के पास, उन्होंने बोला ये ठीक है फटाफट मीटिंग बुलाओ और कर लो। या फिर किसी मेंबर या डायरेक्टर ने एप्लीकेशन दी कि देखो हम बोल रहे हैं कंपनी बुला ही नहीं रही मीटिंग, या एक डायरेक्टर बोलेगा देखो मैं तो रेडी हूँ, बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मान ही नहीं रहे, तो ट्रिब्यूनल बोलेगा ठीक है मैं ऑर्डर करता हूँ, तो फिर तो ईजीएम बुलानी पड़ेगी, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आएगा तो फिर तो आपको बुलाना ही पड़ेगा ना मीटिंग। वेयर इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू कॉल ईजीएम, ठीक है, ये मैंने आपको रीजन दिया आपको कि ट्रिब्यूनल के पास कोई क्यों जाएगा। देखो नॉर्मली मीटिंग कहां पर होती है? रजिस्टर्ड ऑफिस में होती है। अब मेंबर्स ने रिक्वेजिशन भेजी थी, बोर्ड ने तो नहीं बुलाया, तो मेंबर्स ने बोला ठीक है हम खुद ही मीटिंग कर लेंगे। वो गए थे रजिस्टर्ड ऑफिस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रजिस्टर्ड ऑफिस पे ताला लगा के चले गए। अब जगह ही नहीं है तो मीटिंग कहां करेंगे? तो फिर हम ट्रिब्यूनल के पास चले गए, देखो ट्रिब्यूनल हम तो गए थे, इन्होंने रजिस्टर्ड ऑफिस ही लॉक कर दिया। तो ट्रिब्यूनल बोलेगा ठीक है अब मैं ऑर्डर देता हूं, फिर तो मीटिंग करनी पड़ेगी ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम्हारे बोलने पे तो नहीं कर रहे, मैं बोलता हूं। या फिर उन्होंने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कोरम का जो नंबर है ना, कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ, वो इतना हाई रखा है ना कि उतने मेंबर्स तो भी आते नहीं। आजकल के बिजी टाइम में किसके पास टाइम रहेगा कि भाई जाके मीटिंग अटेंड करो। कोरम हैज टू बी फिजिकली प्रेजेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग। अभी कोई फिजिकली प्रेजेंट होगा, जैसे मैंने लिख दिया 500 लोग आ जाएंगे तो कोरम होगा। 500 आते ही नहीं है आजकल, इतने लोग शादी में नहीं जाते हैं, तो 500 लोग कैसे आएंगे? मतलब ये जानबूझ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कोरम को इतना हाई रखा है ना कि कोई आता ही नहीं है, फिर मीटिंग होगी नहीं, तो ट्रिब्यूनल बोलता है नहीं अभी मैं बोल रहा हूँ ना, तो मैं बोल रहा हूँ तो मीटिंग बुलानी पड़ेगी, जितने लोग आए उतना कोरम, एक भी आया ना वो कोरम। तो इट इज इम्प्रैक्टिकेबल, ये रीजन की वजह से इम्प्रैक्टिकेबल हो रहा है। ठीक है, अब ईजीएम कहां पर होगी? कहीं पे भी कर सकते हो, इंडिया में कहीं पे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक होली ओन्ड सब्सिडरी हो ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब कंपनी आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड है, उसकी होली ओन सब्सिडरी कंपनी इंडिया में है, तो इस होली ओन सब्सिडरी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहीं पे भी दुनिया में हो सकती है। हम एक बार फिर से, चलो ठीक है, एक कंपनी है विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वो होल्डिंग कंपनी हुई, ठीक है, ये देखो ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हो गई, ये होल्डिंग कंपनी है, इसी की होली ओन्ड सब्सिडरी इंडिया में है। ठीक है, तो इस होली ओन्ड सब्सिडरी जो इंडिया में है उसकी ईजीएम कहां पर होगी? वैसे तो हमने बोला था एनीवेयर इन इंडिया होनी चाहिए, बट दिस इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ सम कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, तो इस पे हमने कोई बंदिश नहीं रखी है। अगर आप एक होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी हो तो आप कहीं पे भी दुनिया में मीटिंग कर सकते हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, क्लास मीटिंग, इसके कीवर्ड्स क्या है? देखो क्लास मीटिंग मतलब कि उसी क्लास की अगर राइट्स अफेक्ट हो रही हैं तो मीटिंग बुलाओ ना। जैसे देखो इक्विटी और प्रेफरेंस, ये लोग अलग क्लासेस हैं, ठीक है, ये अलग क्लास है।
इक्विटी में भी मेरे पास फेस वैल्यू 5 है, फेस वैल्यू 10 है, ये भी डिफरेंट क्लास माना जाता है। दिस इज ऑल्सो डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो इनकी जब मीटिंग होती, क्यों क्यों डिफरेंट क्लास है? अरे इसने ज्यादा पैसे दिए ना फेस वैल्यू 10 ने, तो इसने ज्यादा पैसे दिए हैं तो इसके पास ज्यादा वोटिंग पावर होगी, इसको ज्यादा डिविडेंड भी मिलेगा ना, तो ये अलग से क्लास है। तो ये अपनी अपनी मीटिंग अटेंड करेंगे, ये एक दूसरे की मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। क्लास मीटिंग में अगर मुझे उनकी राइट्स वेरी करनी है तो मीटिंग बुलाओ, या फिर सब लोग एक साथ मिलेंगे व्हेन द राइट्स देयर इज अ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट एक्सेट्रा, तो सब लोग एक साथ मिलके मीटिंग कर सकते, वरना अपनी अलग अलग मीटिंग में वो लोग मिलेंगे। ये शॉर्ट नोट के तौर पे ही आ सकता है आपको। नेक्स्ट वी हैव नोटिस। नोटिस, ये मैंने अब वापस नोट्स बना दिए हैं, इसकी हेडिंग डाल देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, नोटिस सेक्शन 101। अब क्यों भेजना है नोटिस? अरे वरना लोगों को पता कैसे चलेगा मीटिंग है, उनको अटेंड करना है? आप किसी को शादी में बुलाते हो तो कार्ड भेजते हो कि नहीं, कि भाई शादी है आ जाओ, इन्विटेशन देते हैं कि नहीं? तो हम इन्विटेशन दे रहे हैं, अच्छा मैंने आज इन्विटेशन दिया, कल राजस्थान में शादी आ जाना। अरे डेस्टिनेशन वेडिंग है, तैयारी करने में कितना टाइम लगता है हमको, ऐसे कैसे आ जाना? तो लॉ बोलता है कि भाई नोटिस दो। अब मीटिंग रखी है मुंबई में, वो बेचारा दिल्ली से आने वाला, तो टिकट बुक करेगा, इधर रहने की अरेंजमेंट करेगा। मैम एक छोटा सा इन्वेस्टर है, वो थोड़ी ना इतना ट्रैवल करके आएगा, लेकिन कोई मेजर इन्वेस्टर होगा, उसको चाहिए ना कि मैं डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करूँ, वो तो आएगा ही ना। अच्छा, नोटिस देना है, कौन देगा नोटिस? कौन भेजता है नोटिस? देखो अगर जनरल मीटिंग है ना, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भेजेंगे। हमारा जो एक डायरेक्टर है ना, कोई कोई लोग होते हैं ना, मैं करूंगा मैं करूंगा, मैं भेजता हूं मैं भेजता हूं, उस इंडिविजुअल डायरेक्टर ने भेज दिया, वैसे तो उसके पास अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी किसको दी गई है? पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दी गई है। देखो बोर्ड, तुम लोग सब नोटिस भेजना। ये एक इंडिविजुअल डायरेक्टर अपना लीडर बन के नोटिस भेज देता है, नहीं कर सकते। लेकिन मैम ये नोटिस भेज चुके हैं, अभी क्या करें? भेज नहीं सकता तब तो हमको भी पता है, लेकिन वो भेज चुका है, ठीक है, फिर बोर्ड रेटिफाई कर देगा इसका एक्ट। अभी क्या करे, भी उसने भेज दिया नोटिस, तो भी वो दिन पे हमको मीटिंग रखनी पड़ेगी, तो बोर्ड रेटिफिकेशन कर देता है, तो फिर ठीक है, वो वैलिड हो जाएगा नोटिस। कैसे भेजोगे नोटिस मेंबर्स को? देखो राइटिंग में भेज सकते हो या इलेक्ट्रॉनिकली भेजो, आजकल तो सब कुछ ईमेल पे आता है, लेकिन किसी ने अगर आपको ईमेल आईडी नहीं दिया हुआ है तो फिर उसको राइटिंग में भेज दो। अगर आप पोस्ट से भेज रहे हो ना, सादे पोस्ट से, तो अब हर कोई अलग अलग जगह पे रहता है। अब किसी को 2 दिन में वो लेटर मिल जाएगा, किसी को 20 दिन में मिलेगा, किसी को 15 दिन में मिलेगा। अब लॉ सबके लिए अलग अलग डेट्स तो नहीं कैलकुलेट, क्योंकि देखो इधर भी ना बहुत क्लियर है, हम 21 क्लियर डेज का नोटिस होना चाहिए। तो 21 डेज के लिए किसी को तो 20 दिन बाद नोटिस मिला है, अभी उसका 21 डेज तो और आगे हो जाएगा, किसी को 2 दिन बाद मिल गया। ऐसे नहीं कर सकते ना, हम हर एक के लिए अलग अलग डे नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो लॉ बोलते देखो, अगर आप पोस्ट से भेज रहे हो तो आप मान लो कि 2 दिन में मिल ही गया होगा। मैम वो बहुत दूर रहता है, उसको कैसे मिलेगा? हम सिर्फ अजम्पशन से चल रहे हैं, हम अज्यूम करके चल रहे हैं मिल गया होगा मिल गया होगा, बट नहीं मिला, हम वो सोच ही नहीं, हम एक्चुअल देख ही नहीं रहे, हम मान रहे हैं कि 2 दिन में तो मिल ही जाएगा। अब इसका क्या फायदा होने वाला है मुझे, मतलब ये मान के क्या होगा? देखो लॉ बोलता है कि आपका जो नोटिस है ना, वो मीटिंग से 21 क्लियर डेज पहले डिस्पैच हो जाना चाहिए, मतलब 21 क्लियर डेज का नोटिस मिलना चाहिए उसको। ओके, अब ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, मीटिंग है उसके, मुझे तो काफी दिन पहले सोचना पड़ेगा। अच्छा, मुझे अगर 21 क्लियर, क्लियर मतलब कंप्लीट डेज, ठीक है, अगर मुझे 21 क्लियर डेज का नोटिस देना है तो मुझे पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी। मुझे जो डे पे उसको नोटिस मिला, वो आधा दिन तो निकल गया, वो तो क्लियर डे हुआ ही नहीं, वो एक्सक्लूड कर दो। द डे ऑफ होल्डिंग द मीटिंग, वो कंसिडर ही नहीं करना है मुझे, इस दिन पे मीटिंग हुई थी, वो दिन तो लेना ही नहीं है, क्योंकि वो दिन आधा दिन चला गया, इसको एक्सक्लूड करना है। मतलब 21 क्लियर डेज आने के लिए मुझे ये दिन जोड़ना पड़ेगा ना। अच्छा, 2 दिन तो पोस्ट को पहुंचने में भी चले जाते हैं, तो ये दिन तो मेरे गए। तो अगर मुझे 21 क्लियर डेज का नोटिस देना है, मतलब वो पीरियड मेंटेन करना है, तो मुझे एटलीस्ट 25 डेज बिफोर द मीटिंग नोटिस डिस्पैच करना पड़ेगा, तब जाके 2 दिन में वो पहुंचेगा मीटिंग, और
सर्विस वाला डे मैं एक्सक्लूड करके, तो 21 डेज क्लियर डेज रह जाएंगे। तो इसीलिए लॉ बोलता है कि 25 डेज बिफोर द मीटिंग आपको वो नोटिस डिस्पैच करना है। शॉर्टर नोटिस पॉसिबल है अगर आप कंसेंट ले लेते हो तो। वो टेबल मैंने आपको यहाँ पर दी है कि किसका कितना कंसेंट लेना है, तो वो आप बाद में जाके यहाँ पे पढ़ लेना, ठीक है। मेरी बुक होना बहुत जरूरी है इसके लिए, अदरवाइज रिवीजन का कोई फायदा नहीं है। किसको नोटिस मिलेगा? अच्छा ये नहीं पढ़ा ना हमने, हाँ। नोटिस विल मेंशन द डे, डेट, आवर, टाइम, प्लेस एंड द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग। तो ये अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ नोटिस, तो आप ये लिखोगे। किसको मिलना चाहिए? मेंबर को मिलेगा, लेकिन अगर मेंबर डिसीज्ड है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नोटिस जाएगा। ये भी अटेंड कर सकता है। ही कैन ऑल्सो वोट बट ओनली इन द कैपेसिटी ऑफ अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। मैम ये मेंबर में कौन आएगा? इक्विटी, प्रेफरेंस की दोनों? वैसे देखो मेंबर में तो दोनों आएंगे, इक्विटी भी आएगा, प्रेफरेंस भी आएगा। प्रेफरेंस पे मीटिंग अटेंड करेगा, अटेंड कर सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता अनलेस द मैटर कंसर्न्स हिम एज अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कोई मतलब बात चल रही है, जैसे वो डिसीजंस विल अफेक्ट द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो उन पे ही वो वोट कर सकता है, अदरवाइज अटेंड तो कर सकता है। डायरेक्टर, ऑडिटर या ऑडिटर्स, ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी ऑफ इंसॉल्वेंट, ये लोग भी आ सकते हैं मीटिंग में। जॉइंट होल्डर जिसका नाम पहले लिखा हुआ है वो मीटिंग, उसको नोटिस मिलेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों को नहीं भेज सकते ना, खर्चा होता है। तो जिसका नाम पहले लिखा है जॉइंट होल्डर में, उसको नोटिस दिया जाएगा। उसको दे दिया मतलब सारे जॉइंट होल्डर्स को दे दिया। सेक्शन 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी मुझे वहां पर अटैच करनी पड़ेगी। किस चीज के लिए? देखो जो ऑर्डिनरी बिजनेसेस है, जो सबको मालूम है, ये तो डिस्कस होता ही होता है, उसके लिए आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं देनी है। आपको जो स्पेशल बिजनेस आप डिस्कस करने वाले हो उसकी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाती है, ठीक है। तो जो स्पेशल बिजनेसेस हैं, अच्छा एक और बात, एनुअल जनरल मीटिंग में ही, ओके, एनुअल जनरल मीटिंग में ही ऑर्डिनरी और स्पेशल बिजनेस का कॉन्सेप्ट आता है। इसके अलावा बाकी मीटिंग्स में जो भी डिस्कस किया जाता है वो स्पेशल बिजनेस ही होता है, ठीक है। तो एक स्पेशल बिजनेस जो भी है आपका, उसके लिए आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी फाइल करनी पड़ेगी, सॉरी सेंड करनी पड़ेगी विद द नोटिस। तो ये है हमारा नोटिस से रिलेटेड प्रोविजन। अच्छा ये पढ़ लिया हमने, नोटिस भी हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं कोरम की तरफ। मैंने एक नोट बनाया है आपके लिए, पहले वो पढ़ना है तो वो पढ़ लेते हैं क्योंकि उसमें सारा कुछ कवर्ड है ही। कोरम, कोरम refers to the minimum number of members required to be present to constitute a valid meeting। इसके पीछे का लॉजिक यही है कि अगर बहुत सारे मेंबर्स है लेकिन अगर 2, 3, 5 ही अटेंड करते हैं और वो मेजोरिटी के लिए डिसीजन ले लेते हैं तो फिर तो ये गलत हो जाएगा ना। हाउ कैन यू अलाउ ओनली अ फ्यू पीपल टू टेक डिसीजन फॉर मेजोरिटी? इसीलिए लॉ बोलता है कि मिनिमम नंबर तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, ठीक है। सो दिस रिफर्स टू द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग। दिस इज द मिनिमम नंबर एज मेंशन्ड इन द एक्ट और आर्टिकल्स विच एवर इज हायर। क्या होता है ये? एक्ट में तो दिया है कि अगर 1000 मेंबर्स या उससे कम है तो फिर आपको 5 मेंबर्स होने चाहिए। ऐसे पूरी लिस्ट है, टेबल दी हुई है कि अगर 1000 मेंबर्स या उससे कम है तो 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। हाँ? अगर मोर देन 1000 है बट लेस देन और इक्वल टू 5000 है, देखो नंबर कितना कम दिया है, देखो 15 होने चाहिए। अच्छा मोर देन 5000 है तो 30, मतलब इतना कम दिया हुआ है क्योंकि उनको भी पता है कि कोई मीटिंग अटेंड करने आता ही नहीं है, तो इसीलिए बोलते कम से कम में काम हो जाए अपना, ठीक है। तो इतने भी रहेंगे ना तो कोरम हो जाएगा। लेकिन मेरी कंपनी बोलती है नहीं, हमारे ऑल दो 1000 से ज्यादा, लेकिन हम चाहते हैं कि 50 मेंबर तो आए ही आए, ठीक है। तो जो एक्ट में दिया है या फिर जो आर्टिकल्स बोलता है विच एवर इज हायर, हायर क्यों? मैं तो चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग अटेंड करें और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें, इसीलिए मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग आए।
So quorum refers to the minimum number. It is the mentioned in the act or articles whichever is higher. ये बहुत जरूरी और इस पे एग्जाम क्वेश्चन भी आ सकता है. कोरम मस्ट बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग. अच्छा, शुरू में मीटिंग की शुरुआत में वो कोरम का नंबर प्रेजेंट था, फिर बाद में लोग मीटिंग छोड़ के चले गए, तो जो रेजोल्यूशंस पास हुई थी बाद में वो वैलिड है ही नहीं क्योंकि कोरम वाज नॉट प्रेजेंट. सो कोरम मस्ट बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग. कोरम हैज टू बी पर्सनली प्रेजेंट, मतलब जो प्रॉक्सीज हैं उन्हें हम काउंट नहीं करेंगे, मेंबर को पर्सनली आना पड़ेगा. In case of AGM called on the requisition of the tribunal, even one member, either in person or proxy, is quorum. जो EGM है, which is called on the requisition of members' absence, will dissolve the meeting. अरे खुद ही मीटिंग बुलाते और आते नहीं, requisitionist ने मीटिंग बुला ली, खुद ही नहीं आए, तो फिर मीटिंग डिसॉल्व हो जाएगी. ठीक है, ये पोस्टपोन नहीं होगी, ये डिसॉल्व हो जाएगी. Quorum has to be personally present. ठीक है. Person representing 2 members will be counted twice. जैसे मिस्टर एक्स और कंपनी ए, ये लोग मेंबर्स हैं. इन दोनों ने मिस्टर जेड को अपना प्रॉक्सी बना के भेजा है. प्रॉक्सी नहीं लेते, वो तो इधर नहीं आएगा. कंपनी ही ले लेते हैं. सॉरी, मैं कुछ और ही सोच रही थी, प्रॉक्सी के बारे में सोच रही थी. कंपनी ए और कंपनी बी रिप्रेजेंटेटिव्स है ना, क्योंकि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ. तो क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो खुद तो मीटिंग अटेंड करने नहीं जा सकती, बट वन कंपनी कैन परचेज द शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी. तो मेरी जो कंपनी है वो है एक्स और ये दोनों उसके मेंबर्स हैं. अब ये हैं तो आर्टिफिशियल पर्सन्स, ये लोग तो मीटिंग अटेंड करने नहीं जा सकते ना. तो लॉ बोलता है ठीक है, तुम किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजो. तो दोनों ने कोइंसिडेंटली मिस्टर जेड को भेज दिया. नाउ मिस्टर जेड is representing both company A as well as company B. So he will be counted twice, 2 times in quorum. मतलब एक बार मिस्टर जेड ए के लिए काउंट किए जाएंगे और फिर बी, क्योंकि उनके बिहाफ पे वो वोटिंग कर रहे हैं ना. What if the number of members falls below quorum? मतलब मेरे पास, लेट्स से पहले तो कोरम डिसाइड कर लेते हैं. लेट्स से कि कोरम 15 मेंबर्स था पर्सनली प्रेजेंट. ठीक है, 15 मेंबर्स का मेरा कोरम था. सारे मेंबर्स में ना लड़ाई हो गई, बहुत सारे मेंबर्स छोड़ के चले गए. अब मेरी कंपनी में 10 ही मेंबर्स रह गए. ठीक है, सिर्फ 10 मेंबर्स रह गए. तो लॉ बोलता है कि अब हैं ही 10 मेंबर्स, कोरम तो 15 है. तो अगर 10 के 10 मीटिंग अटेंड करने आए तो हम मान लेंगे कि कोरम प्रेजेंट है, क्योंकि रह ही गए 10 मेंबर्स ना अभी. ठीक है, तो इससे मेरा ये जो पूरा कोरम वाला पार्ट है ना, ये भी कवर हो गया. इधर ये देखो, कोरम वाला जो मेरा पार्ट है दैट इज कवर्ड. नेक्स्ट लेट अस डिस्कस प्रॉक्सी. अच्छा, चेयरमैन भी है, ये छोटा सा ही पार्ट है. एक्चुअली चेयरमैन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं, एक ही क्वेश्चन है जो नॉर्मली आता है. एक ये है कि कास्टिंग वोट मिलेगा, उस पे क्वेश्चन आता है. दूसरा एक क्वेश्चन आ जाता है कि पावर्स क्या है चेयरमैन के. ठीक है, अब इमेजिन करो आप सब फ्रेंड्स की कोई तो मीटिंग है, मतलब आपको डिसाइड करना है कि डिनर करने कहाँ जाएं, या फिर आप सब लोग सोच रहे हो गोवा चलते घूमने. अब बात तो हम गोवा की करने आए थे, लेकिन वो मीटिंग में जहां वहां की बातें हो रही है, मूवी की बात हो रही है, एग्जाम की बात हो रही है, तो कोई एक रहता है ना, अरे हम क्यों मिले हैं यहाँ पे,
हम गोवा के बारे में बात करने मिले हैं ना, जो उसके बारे में बात करते हैं, तो एक ऐसा पर्सन रहता है ना जो बार बार मीटिंग को उसी डायरेक्शन में लेकर आता है जिसकी वजह से आप लोग मिले थे। अच्छा, आप किसी की बुराई करने लग जाते हो, तो वही एक पर्सन है जो बोलते हैं नहीं नहीं ये बोलना गलत है, ऐसे नहीं बोलते किसी के भी बारे में। एक पर्सन ऐसा होता है ना, दैट पर्सन इज नोन एज अ चेयरमैन। तो वो एक ऐसा पर्सन है जो मीटिंग को एक राइट डायरेक्शन देता है, जो डिसाइड करता है कि ये बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, नहीं अभी रोक दो, चलो दूसरे एजेंडा पे जाते हैं। तो ही इज अ पर्सन who manages the meeting, ये keywords है, who manages the meeting, he ensures that the required decorum, dignity is maintained at all times. He will decide कि क्या questions लेनी चाहिए, किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं जाना है आपको। मैम ये इलेक्ट कैसे होता है? अगर मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट है तो वो शो ऑफ हैंड्स से उसको इलेक्ट करेंगे, अनलेस कोई बोलता है नहीं नहीं ये तो क्या है, बच्चों के जैसा डिसाइड करने वाला तरीका है शो ऑफ हैंड्स, तुम प्रॉपर पोलिंग कराओ, तो ठीक है, जो पोलिंग होगी उससे वो डिसाइड किया जाएगा। लेकिन जब तक पोल का रिजल्ट नहीं आ जाता तो जो शो ऑफ हैंड से इलेक्ट किया गया था वो चेयरमैन माना जाएगा। फिर एक बार पोल का रिजल्ट आ जाएगा देन ही विल बी कंसिडर्ड। अच्छा, अगर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की बात करूं मैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में तो मेरे जो मेजोरिटी वोट्स हैं वही देखे जाते हैं। सो द वोट्स कास्ट इन फेवर एंड वोट्स कास्ट अगेंस्ट कोइंसिडेंटली ये इक्वल निकले। अब देखो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब more than 50% of the votes cast in the votes cast in favor should be more than 50% of the votes cast against the resolution. तो majority मतलब more than 50% of the votes should be in favor, तब जाके वो resolution पास होगी। अब coincidentally ऐसा हो गया that the votes cast in favor and votes cast against ये equal निकले। वैसे तो मेरे को ज्यादा चाहिए थे ना वोट्स कास्ट इन, मतलब 50 से ज्यादा चाहिए थे, लेकिन कोइंसिडेंटली ये इक्वल निकले। अब इक्वल है तो फिर तो रेजोल्यूशन पता नहीं अभी पास होगी कि नहीं होगी। तो यहां पर अगर आपका आर्टिकल्स अलाउ करता है तब जाके आपका चेयरमैन एक कास्टिंग वोट डाल सकता है। कास्टिंग वोट का मतलब क्या होता है? कास्टिंग वोट का मतलब होता है उसने एक बार तो वोट कर ही लिया है, वो दोबारा से वोट कर सकता है। तो अगर वो सोचता है कि मुझे तो फेवर में वोट करना है तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगी। अगर वो अगेंस्ट द रेजोल्यूशन अपना वोट डालता है तो रेजोल्यूशन पास नहीं होगी। मैम अगर आर्टिकल्स हमको अलाउ नहीं करता है तो फिर चेयरमैन कास्टिंग वोट नहीं डाल पाएगा, तो फिर ये इक्वालिटी में क्या होगा? फिर वो रेजोल्यूशन ड्रॉप हो जाएगी, फिर वो रेजोल्यूशन पास ही नहीं होगी। प्रॉक्सी कर लेते हैं अभी, सेक्शन 105, और ये हमारे आज के सेशन का लास्ट सेक्शन होगा। प्रॉक्सी क्या होता है? अब देखो ना, जैसे शादी की बात होती है, आपके डैड को कार्ड आया लेकिन वो अटेंड नहीं कर पा रहे, तो वो आपको बोलते बेटा आप चले जाओ, तो आप जो जाते हो यू आर रिप्रेजेंटिंग योर डैड, नो, सो यू आर एक्टिंग एज अ प्रॉक्सी। तो यहां पर भी अगर मेंबर मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहा है तो वो किसी को भेज देता है कि तू चले जा। अच्छा, वो जिसको भेज रहा है वो मेंबर होना जरूरी नहीं है, कोई नॉन मेंबर भी प्रॉक्सी बन सकता है। अब कोई भी ऐसे सिर उठा के चला जाएगा, नहीं चलेगा ना। जैसे शादी में भी आपके पास कार्ड तो होना चाहिए ना, ऐसे ही किसी की भी शादी में हम लोग नहीं जा सकते ना, जा तो सकते हैं बट कोई जाता है अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर भी कंपनी को कैसे पता चलेगा कि कौन आया है मेंबर के बिहाफ पे? कुछ लिखा हुआ होगा तो कंपनी को पता चलेगा ना कि ये पर्सन आया है टू अटेंड द मीटिंग। तो मुझे एक फॉर्म भरना पड़ता है, मैं मेंबर हूं, मैं किसे ऑथराइज कर रही हूं ये मुझे लिखना पड़ता है। तो वो जो फॉर्म हम भर के भेजते हैं दैट इज नोन एज प्रॉक्सी। तो पर्सन और फॉर्म दोनों को प्रॉक्सी बोलते हैं, दोनों के लिए एक ही नाम है, पर्सन एंड दैट फॉर्म बोथ आर known as proxy. The proxy will be lodged with the company before the meeting. तो लॉ वैसे तो बोलता है इट शुड बी डिपॉजिटेड एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग, लेकिन आप एक शॉर्टर पीरियड जैसे, अरे तू 12 घंटे पहले भी देगा ना तो भी हम इसको मीटिंग अटेंड करने अलाउ करेंगे। शॉर्टर पीरियड अलाउड है, लॉन्गर नहीं। आप ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं 72 आवर्स पहले आपका प्रॉक्सी आ जाना चाहिए। 72 आवर्स पहले किसको पता होता है कि मैं मीटिंग अटेंड करने नहीं जा पाऊंगी? तो लॉ बोलता है कि 48 आवर्स पहले भी आ गया तो चलेगा। मुझे देखना है कि कितने प्रॉक्सीज फाइल हुए हैं, तो फिर आप इंस्पेक्शन भी कर सकते हो। प्रॉक्सी
किसी और के बिहाफ पे वोट करने आया है, वो खुद का दिमाग नहीं यूज करेगा। मेंबर उसको भेज के बता के भेजता है, सुन ये 3 रेजोल्यूशंस कंपनी पास करने वाली है, इसमें फेवर में करना, इसमें फेवर में करना, लास्ट वाले में अगेंस्ट में करना। मैम उसने अपना दिमाग यूज कर लिया तो, अरे वो जो प्रॉक्सी वाला फॉर्म होता है ना, उसमें वो टिक मार्क होता है कि इसमें फेवर फेवर अगेंस्ट, वो उस हिसाब से ही वोटिंग करेगा। प्रॉक्सी कब वोट कर सकता है ये देखो। वैसे तो बहुत तरीके की वोटिंग्स होती है। व्हाट इफ इट इज बाय शो ऑफ हैंड्स, ठीक है मैम, इसमें तो प्रॉक्सी वोट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको अलाउड ही नहीं है, शो ऑफ हैंड्स में वो वोट नहीं कर सकता। अच्छा, वोटिंग अगर पोल से हो रही है, जहां पर आपको पेपर दिया गया, आपको टिक करना है कि ये वोटिंग इन फेवर, हाँ वो कर सकता है इस पे। अगर सपोज वोटिंग हमने पोस्टल बैलेट से किया, अरे यहाँ पे तो मीटिंग ही नहीं होती है, लोगों को वो बैलेट पेपर दिया जाता है, वो तो घर पे बैठे बैठे ही वोटिंग कर सकती है, तो मेरे को प्रॉक्सी की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो गई, इसके लिए भी उसको प्रॉक्सी की क्या जरूरत है, वो तो रिमोटली बैठ के वोट कर सकता है, यहाँ पे भी प्रॉक्सी की जरूरत नहीं है। सो ओनली व्हेन द वोटिंग इज बाय पोल प्रॉक्सी की मुझे जरूरत पड़ेगी। और प्रॉक्सी यू कैन नॉट स्पीक एट द मीटिंग, तू ये नहीं बोल सकता नहीं नहीं सर आप तो गलत कर रहे हो, मैं बताता हूँ आपको कैसे काम करते हैं। तू चुप बैठ, तू मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तू चुपचाप जैसा बोला है जाके सिर्फ वोटिंग करके आ। सो द पर्सन एज वेल एज द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड प्रॉक्सी। ये पर्सन मेंबर होगा, नॉन मेंबर होगा, चलेगा। मेरे नोटिस में बोल्ड कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है that person who is entitled to vote is also entitled to appoint a proxy and proxy need not be a member, ऐसा बोल्ड में लिखा रहेगा। प्रॉक्सी मस्ट बी लॉन्च्ड एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग, लेकिन आप शॉर्टर नोटिस अलाउ कर सकते। नहीं नहीं 48 आवर्स क्यों, 12 घंटे पहले भी देगा ना तो भी चलेगा, लॉन्गर पीरियड नहीं होगा। प्रॉक्सी मे बी इंस्पेक्टेड, किसी को देखना है भाई कितने प्रॉक्सी आए, इट मे बी इंस्पेक्टेड बाय गिविंग नोटिस टू द कंपनी एटलीस्ट 3 days, लेकिन तुरंत इंस्पेक्शन नहीं स्टार्ट कर सकते। इट विल स्टार्ट ओनली 24 आवर्स बिफोर द मीटिंग एंड इट कैन कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ द मीटिंग, कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग तक आप देख सकते हो। अ पर्सन में होल्ड मैक्सिमम 50 प्रॉक्सीज, तो मिस्टर ए आया मेरे पास, बी आया, सी आया, डी, ऐसे 50 लोगों की प्रॉक्सीज में होल्ड कर सकती हूँ। लेकिन लॉ क्या बोलता है, इन 50 लोगों का जब मैं शेयर इन द कैपिटल काउंट करूंगी ना, इट शुड बी लेस देन 10%। जैसे ही आपको लगा 10% आ रहा है, बस और प्रॉक्सीज नहीं ले सकती मैं, मेरा कोटा खत्म। मैम एक मेंबर आया, उसका ना मोर देन 10% होल्डिंग था कैपिटल में, तो आपको अगर उसकी प्रॉक्सी लेनी है ले लो, लेकिन और किसी की नहीं ले पाओगे, फिर लिमिट खत्म आपकी। प्रॉक्सी अपॉइंटेड लेटर इन टाइम शाल प्रिवेल। अब सुनो, मैंने मेरी फ्रेंड है ना अनीता, उसको प्रॉक्सी बना के भेजा था, फिर उसका मेरे को मीटिंग के पहले कॉल आया, मतलब 1-2 दिन पहले आ गया, मैं नहीं जा पाई, तो मैंने सुनीता को बोला चल तू चली जा। तो जिसको मैंने बाद में अपॉइंट किया ना वो वाले अभी दोनों पहुंच गए, तो सुनीता वोट कर सकती क्योंकि उसको बाद में अपॉइंट किया गया था। अब मजे की बात सुनो, मैंने अनीता को बोला था तू जा, मैं भी पहुंच गई। अगर मेंबर खुद भी चला जाता और वोटिंग नहीं हुई है अभी तक, तो मेंबर का ही वोट माना जाएगा। मैम प्रॉक्सी तो वोट कर चुकी थी, हाँ फिर मेंबर तुम नहीं वोट कर सकते, तुम पहुंच गए हो मीटिंग में, अटेंड कर लो, वोट नहीं कर सकते, ऑलरेडी वोट कर चुकी है। इन केस बोथ अटेंड द मेंबर्स वोट विल बी काउंटेड, प्रॉक्सी विल बी रिवोक्ड। प्रॉक्सी ये नहीं बोल सकता अरे तूने मेरे को भेजा था ना, पहली बार मुझे वोटिंग करने का मौका मिला है, मुझे करने दे वोट। मेंबर आ गया ना, उसको वोट कर दे। लेकिन अगर प्रॉक्सी वोट डाल चुका है तो प्रॉक्सी का ही वोट माना जाएगा, फिर मेंबर तेरा वोट तू नहीं कर सकता, वो कर चुका है वोटिंग। ठीक है, तो ये थे मेरे सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ प्रॉक्सी। इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट है ऑन मीटिंग्स वो खत्म हुआ। नेक्स्ट जो मेरा सेशन होगा ना, उसमें हम वोटिंग के बारे में पढ़ेंगे, जैसे रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग, फिर ई वोटिंग, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, मिनट्स, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स ये जो मेरी बुक है, ये कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज की बुक है, ये अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पे capreetyagarwal.com। मेरा कंपाइलर भी है विच इज अ कंपाइलेशन ऑफ ऑल द पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी क्वेश्चन, जहां पर मैंने फुल लेंथ आंसर्स दिए हैं इन प्रॉपर फॉर्मेट, प्रोविजंस, फैक्ट्स, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरा कंपाइलर लेते हैं पढ़ने के लिए, वो तुरंत मुझे फोन करके बोल देते कि मैम
हमको इससे फायदा हो रहा है, क्योंकि मुझे खुद भी उनके टेस्ट पेपर में फर्क लगने लगता है। पहले क्या होता है ना, मिक्स्ड होने की वजह से वो इतना लर्न करके लिख नहीं पाते, लेकिन जैसे ही ये पढ़ लेते हैं ना प्रॉपर फॉर्मेट में, उनका टेस्ट का जो परफॉर्मेंस है वो एकदम 2x हो जाता है। तो अगर आपको भी अपना परफॉर्मेंस 2x करना है तो दोनों बुक्स ले लो, रिवीजन भी हो जाएगी और क्वेश्चन आंसर्स भी हो जाएंगे। मेरे अगले सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी प्रोविजंस ऑफ वोटिंग। लेकिन जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। मेरी वेबसाइट पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, फ्री डाउनलोड्स भी अवेलेबल है, ब्लॉग्स हैं। एक बार वेबसाइट जरूर विजिट करना। बुक्स, लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज और पॉडकास्ट के लिए बहुत कुछ अवेलेबल है वेबसाइट पे। कोई भी प्रॉब्लम हो गई, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी वहां पर दिया हुआ है, प्लीज फील फ्री टू गेट इन टच विद मी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़कर, एंड अगले सेशन में मिलेंगे। फटाफट ये चैप्टर फिर कंप्लीट भी कर लेंगे। सो आई विल सी यू देयर।